स्वागत है दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है अंग्रेज़ों के ज़माने का भूतिया गांव। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और बेहद डरावनी कहानी। सन 1915 भरतपुर के एक छोटे से गांव रणथंभौर में एक असामान्य घटना घटी। एक ऐसी असामान्य घटना जो किसी भी सदी में सिर्फ एक बार होती है। ब्रिटिश इंडिया की हुकूमत ने रणथंभौर के लोगों पे अपना जुल्मों का कहर ढाया हुआ था। रणथंभौर के लोग भी अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती देते और उनके बनाए कानूनों को ठुकराते रहते और अपनी आमदनी का कोई भी हिस्सा अंग्रेज़ों को नहीं देते। इस अंग्रेज़ी हुकूमत से परेशान होने के बावजूद भी रणथंभौर के लोग अपने गांव की तरक्की में रात दिन लगे हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ी हुकूमत रणथंभौर के लोगों की नियति बदलने जा रही थी। शाम का वक्त था। सूरज की लालिमा आसमान में फैली हुई थी और पक्षियों का चहचहाना मौसम को खुशनुमा बनाए हुआ था। रणथंभौर के लोग अपने कामों में लगे हुए थे और सारे बच्चे खेल कूद में कि तभी एक भारी सी आवाज़ आती है। आवाज़ से रणथंभौर के लोगों में भगदड़ मच जाती है। तभी गांव के लोगों ने देखा कि अंग्रेज़ी सरकार के सिपाही गांव के लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे और तोपों की बौछार कर रहे थे। देखते ही देखते गांव के सभी लोग, औरत, बूढ़े और बच्चों को अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया था। अब रणथंभौर गांव कोई गांव नहीं रहा था। अंग्रेज़ी सेना ने पूरे गांव को ख़त्म कर दिया था। अंग्रेज़ों ने रणथंभौर को एक शमशान घाट में तब्दील कर दिया था। कहा जाता है कि इस हादसे के बाद रणथंभौर कभी आबाद ना हो सका। रणथंभौर का वो गांव आज भी वैसा है जो 100 साल पहले था, पूरा वीरान, जहां अब अलौकिक घटनाओं और भयानक कहानियों की कोई कमी नहीं थी। और रणथंभौर के जंगलों की हवा इतनी ख़राब है कि कुछ बदनसीब जो रणथंभौर गए थे उन लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, जिनमें से अधिकतर लोगों की मौत हो चुकी है या किसी पागल खाने में उनका इलाज चल रहा है। अब इस घटना के बाद लोग रणथंभौर गांव जाने से भी डरते हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी। सन 2025 अखबार को टेबल पे रखते हुए, हाँ कहानी तो अच्छी है लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं कह सकता। विशाल अपने ऑफिस पार्टनर अरुण से कहता हुआ खिड़की के पास चला जाता है। यार तुझे ये कहानी झूठी लगती है? ये कहता हुआ अरुण विशाल के पास जाता है। मैंने कब कहा कि कहानी झूठी है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। विशाल कॉफ़ी पीते हुए कहता है। विशाल, हम राइटर हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कहानी सच्ची है या झूठी? मुझे फ़र्क पड़ता है। कॉफ़ी के मग को टेबल पर रखते हुए विशाल कहता है, मैंने अपने करियर में कभी कोई झूठी कहानी नहीं लिखी और हमारी कहानी पढ़ के लोगों को डर महसूस ना हो तो हमारी कहानी लिखने का क्या फ़ायदा। विशाल की आवाज़ सुन अरुण कुछ देर शांत रहा और एकदम से बोला, हाँ तो ठीक है ना, तू जा वहाँ और पता कर कि कहानी कितनी सच्ची है और कहानी अगर तेरे मुताबिक होगी तो आगे लिखेंगे, वरना मैं कोई और स्टोरी लाता हूँ अपनी अगली किताब के लिए। और 6 महीने से हमारी कोई हॉरर स्टोरी मार्केट में आई भी नहीं है। यार समय की बर्बादी है रणथंभौर में और कुछ भी नहीं। एक बार कोशिश तो करनी होगी ना विशाल, और कोई नई स्टोरी ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा। तो एक बार जा तो सही, तब तक मैं कोई और कहानी ढूंढता हूँ। और वैसे भी तू ऐसी जगहों पे कितनी बार गया है, तभी तो तू इतना फेमस राइटर है। विशाल और उनकी ये बात सुन रणथंभौर जाने के लिए राज़ी हो गया। अब विशाल रणथंभौर जाने की तैयारी में लग गया था। छोटा सा हैंड बैग लिए और बदन पे एक मेहरून रंग का लॉन्ग कोट डाल रणथंभौर के लिए रवाना हो गया था। कुछ देर बाद विशाल रणथंभौर के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पे उतरते ही वो कैब बुक करने लगता है, लेकिन रणथंभौर के लिए कोई भी कैब ड्राइवर बुकिंग नहीं ले रहा था। विशाल को अब कैब बुक करते हुए आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसने अपने पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ से रणथंभौर जाने के लिए कैब कहाँ से मिलेगी? विशाल की ये बात सुन वो आदमी विशाल को आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा और बिना कुछ बोले वहाँ से आगे बढ़ गया कि तभी विशाल के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है, रणथंभौर के लिए अब कैब बुक हो चुकी थी। विशाल ने जब कैब ड्राइवर का नाम पढ़ा तो कैब ड्राइवर का नाम राहु था। ये नाम देख विशाल हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा नाम है, बिल्कुल मेरी कहानियों की तरह। कुछ वक्त बीता ही था कि ड्राइवर भी आ जाता है।
और विशाल के सामने अपनी कार रोक देता है। कार को देख विशाल कार में बैठ जाता है और अपना कोट संभालते हुए ड्राइवर से पूछता है, भाई साहब रणथंभौर 2 घंटे दिखा रहा है, क्या सच में पहुंचने में इतना टाइम लगेगा? ये बात सुन ड्राइवर पहले शीशे से विशाल को देखता है और कहता है, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो मैं आपको पहुंचा सकता हूं। वो कैसे? विशाल कहता है, सर रणथंभौर जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा हाईवे से होते हुए। ये कहते ही ड्राइवर चुप हो जाता है। उसको चुप देख विशाल कहता है, और दूसरा रास्ता? कुछ देर की खामोशी के बाद ड्राइवर कहता है, दूसरा रास्ता आगे से है, आगे से दाएं, एक कच्ची सड़क पड़ती है, वो दूसरा रास्ता है। ये सुन विशाल कहता है, दूसरा रास्ता कितना वक्त लेगा? आधा घंटा साहब, लेकिन हम उस रास्ते से इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे? विशाल कहता है, वो रास्ता जंगल से होता हुआ जाता है साहब, सीधा रणथंभौर को। लेकिन साहब उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। लेकिन क्यों? विशाल कहता है, सर वहाँ लोगों का जाना मना है। मैं 8 साल से कैब चला रहा हूँ। इन 8 सालों में आप पहले इंसान हैं जो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सर आप वहाँ जा क्यों रहे हैं? मैं एक राइटर हूँ, इसी सिलसिले से वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ जा ये देखना चाहता हूँ कि रणथंभौर के बारे में जो कहानियाँ हैं कितनी सच है। विशाल की सारी बातें सुनता हुआ ड्राइवर बिना कुछ कहे बस गाड़ी चलाई जा रहा था और बार बार शीशे से बस विशाल को देखे जा रहा था, मानो मन ही मन में वो सोच रहा हो कि इस आदमी को अंदाज़ा नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ ही देर में वो हाईवे और कच्ची सड़क आने वाली थी। तभी ड्राइवर ने विशाल से कहा, सर क्या करूं, हाईवे से ले लूं? वैसे भी रात गहराने वाली है, वहाँ देर रात जाना सही नहीं रहेगा। नहीं नहीं, कच्ची सड़क से लो, अभी तुमने ही कहा था ना कि वो ज़्यादा पास है। विशाल की ये बात सुन ड्राइवर कार कच्ची सड़क की तरफ मोड़ देता है। गाड़ी अब कच्ची सड़क पर चल रही थी। रास्ता काफ़ी बेकार था। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे जंगली पेड़ थे और सड़क के ठीक सामने चांद आज पूरे आकार में था और सुर्ख लाल दिखाई दे रहा था। अच्छा ड्राइवर साहब, आप तो यहाँ के लोकल लगते हैं, तो बताइए कुछ रणथंभौर के बारे में। विशाल ने अब अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी और ड्राइवर से जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक जानकारी निकलवाना चाहता था। लेकिन वही ड्राइवर विशाल के हर बात के जवाब में बस एक ही बात बोल देता, सर जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। विशाल ड्राइवर की बात सुन मन ही मन में हंस रहा था। कैसे लोग हैं, किसी भी इतिहास को भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं। अब विशाल और ड्राइवर जंगल के केंद्र तक पहुंच चुके थे कि तभी अचानक गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है और ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा देता है। सर आप ठीक तो हैं? क्या कर रहे हो यार, कैसे गाड़ी चला रहे हो? सर मैं गाड़ी ठीक से चला रहा था, अचानक से कोई चीज़ सामने आ गई। किस चीज़ से टकराई है गाड़ी? पता नहीं सर, बाहर निकल के देखना पड़ेगा। दोनों दरवाज़ा खोल कार से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो हेडलाइट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं हेडलाइट पे खून के निशान थे। खून के निशान देख विशाल अब उस सुनसान रोड को देखने लगता है, लेकिन वहाँ ना कोई इंसान था ना कोई जानवर। ये सब देख अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि इतने में विशाल कहता है, लगता है कोई जानवर टकरा गया होगा, चलो चलते हैं। दोनों कार में बैठ अब अपना सफ़र जारी रखते हैं। सर 5 मिनट में रणथंभौर के गांव का एंट्रेंस गेट आने वाला है, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। क्यों, तुम अंदर नहीं जाओगे? नहीं सर, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, और मेरी बात मानिए तो आप भी मत जाइए। ड्राइवर की ये बात सुन विशाल उसको कोई जवाब नहीं देता है। कुछ ही देर बाद ड्राइवर विशाल को वहाँ उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। रणथंभौर के गेट पे पहुँच विशाल देखता है कि वहाँ एक स्ट्रीट लाइट थी जो शायद पूरे गांव में एक ही थी। गेट के पास पहुँच विशाल अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाता है। कहानियों के हिसाब से गांव सच में डरावना है। विशाल अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सिगरेट ख़त्म करता है, फिर रणथंभौर के उस गेट में प्रवेश करता है जहाँ जाना मना था। विशाल अब अपने कदमों को बढ़ा उस वीरान पड़े गांव में अंदर बढ़ने लगता है। चांद की चांदनी अब लाल रंग में बदल चुकी थी, जैसे कोई बड़ा ग्रहण हो। पूरा गांव घुप अंधेरे में था और सन्नाटा अपनी चादर पूरे गांव में बिखरे हुए था। विशाल अब अपने बैग से टॉर्च निकाल लेता है। विशाल जैसे जैसे गांव में बढ़े जा रहा था, गांव की धुंधली तस्वीर
अब साफ होने लगी थी। विशाल को अब ये महसूस हो चुका था कि अखबारों में जो इस गांव के बारे में बातें लिखी थीं वो सब हकीकत थी। विशाल अब वो सब देख पा रहा था जो उसने सिर्फ अखबार के पन्नों में पढ़ा था। सब तरफ मिट्टी के छोटे छोटे घर थे और धुंध की उजली परत गांव को घेरे हुए थी। जो चांद पहले काले बादलों में विलीन हो गया था, वो चांद अब लाल और आकार में बड़ा होने लगा था। चांदनी रात अब ग्रहण की रात में जाग उठी थी। गांव के अंदर विशाल अपने कदमों को बढ़ाते हुए गांव के ठीक बीचों बीच पहुंच चुका था। पूरे गांव का मुआयना कर विशाल ने फैसला ले लिया था कि उसके अगले किताब की कहानी इसी गांव पे होगी। तभी विशाल अपना फ़ोन निकालता है और अपने दोस्त अरुण को फ़ोन लगाता है। हाँ अरुण, मैंने गांव देख लिया है। अखबारों के हिसाब से गांव वैसा ही है, पर कोई भूत प्रेत की बात नहीं लगती। लेकिन मैं इस गांव पे अपनी किताब ज़रूर लिखूंगा। ये हुई ना बात, ठीक है। वहाँ किसी होटल में चेक इन कर ले और कल सुबह वापस आ जा, बहुत काम पड़ा है। अरुण, यहाँ कोई होटल नहीं है। होटल तो छोड़, दूर दूर तक कोई नहीं है। मैं पूरे गांव में अकेला इंसान हूँ। क्या पागल है क्या तू? अब कहाँ रुकेगा? यार तू जानता तो है मैं लिखता भूत प्रेत पर हूँ, पर मानता नहीं। मैं आज यहीं किसी घर में रुक जाऊंगा और सुबह होते ही दिल्ली आ जाऊंगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था। अचानक से तेज आंधी और बिजली कड़कड़ाने लगती है। अच्छा अरुण सुन, मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ, मौसम बिगड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा संभल कर रहना। तेज आंधी में विशाल खुद को छुपाने के लिए एक घर की तरफ भागता है और उस घर में पनाह ले लेता है और आंधी के थमने का इंतजार करने लगता है। लेकिन ये आंधी अभी कहाँ थमने वाली थी। विशाल ने जिस घर में पनाह ली थी उसे ख्याल आया, क्यों ना इस घर का मुआयना लिया जाए। पूरा घर खंडर में तब्दील हो चुका था। मकड़ी के जालों ने पूरे घर को घेर रखा था कि तभी घर के दूसरे कमरे से एक आवाज़ आती है, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ! विशाल को लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही दूसरी बार ये आवाज़ विशाल ने फिर सुनी, बचाओ! तो वो तुरंत पिछले कमरे की तरफ भागा। वहाँ पहुँच विशाल पाता है कि वहाँ कोई नहीं था। अब विशाल सोचने लगता है कि आवाज़ तो यहीं से आई थी। फिर से वही आवाज़ गूंजती है, बचाओ! लेकिन इस बार वो आवाज़ उस कमरे से आई थी जिस कमरे से विशाल भाग के यहाँ आया था। आवाज़ सुनते ही विशाल फिर से पहले कमरे की तरफ भागता है, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नहीं था। अब विशाल चुपचाप कमरे की दीवारों को बस देखे जा रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, और वो आवाज़ भी अब आना बंद हो गई थी। और विशाल अब मन ही मन में सोचने लगा कि इस गांव में ज़रूर कोई बात तो है जो मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ, और मेरा फ़ैसला इस गांव पे कहानी लिखने का एकदम सही है। मैं अपनी किताब की कहानी के लिए ऐसे ही स्टोरी ढूंढ रहा था। विशाल के अंदर का साहस अब उसे और प्रेरित कर रहा था रणथंभौर के बारे में जानने के लिए। विशाल अब उस घर से बाहर निकल गांव में अकेला घूमने लगा। गांव में थोड़ा और अंदर जाने के बाद विशाल को एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी जो किसी के चौखट पे बैठी थी। विशाल अब उस बूढ़ी औरत के पास चला जाता है और पास पहुंच उससे पूछता है, अम्मा आप इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं? विशाल को अपने पास देख वो बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बेटा अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। कहाँ चला गया आपका पोता अम्मा? अभी कुछ देर पहले तो यहीं खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मा कहीं आगे तो नहीं निकल गया आपका पोता? हाँ, अक्सर मेरा पोता दूर निकल जाता है खेलते खेलते। अम्मा यहाँ कोई दिख नहीं रहा है आपके अलावा, कहाँ है सब? बेटा गांव में बस मेरा पोता और मैं ही रहते हैं। गांव पूरा खाली है, कोई नहीं है यहाँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुन विशाल अम्मा को उसके पोते को ढूंढने के लिए कहता है, चलो अम्मा थोड़ा आगे चल के आपके पोते को ढूंढते हैं। दोनों अब गांव में उस बूढ़ी अम्मा के पोते को ढूंढ रहे थे। विशाल बूढ़ी अम्मा से थोड़ा आगे चल रहा था और बूढ़ी अम्मा लाठी के सहारे विशाल के पीछे पीछे चल रही थी। अम्मा आपको डर नहीं लगता इस गांव में अकेले रहने में? इस उम्र में क्या डर लगेगा बेटा। अच्छा अम्मा ये बताओ आपका पोता कितनी देर से गायब है? बेटा 100 साल से।
ये भयानक बात सुनते ही विशाल तुरंत मुड़ के देखता है तो वो क्या पाता है कि अम्मा अचानक से कहीं गायब हो गई थी। वहाँ सिर्फ विशाल था और कोई नहीं। विशाल हड़बड़ाहट में चारों तरफ देखने लगता है कि वो बूढ़ी अम्मा अचानक से कहाँ चली गई। सब तरफ देखने के बाद जब बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं दिखी तो विशाल समझ गया था कि वो कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा थी। जो हादसा यहाँ 100 साल पहले हुआ था, उस हादसे से लेकर आज तक वो बूढ़ी अम्मा 100 साल से अपने पोते को ढूंढ रही थी। विशाल को अब सब समझ आने लगा था कि जो कहानियाँ यहाँ के बारे में प्रसिद्ध हैं वो सब सच हैं। विशाल की धड़कनें अब तेज़ हो चली थीं। विशाल ने अब फैसला कर लिया था कि उसे अब इस गांव में नहीं रहना। विशाल अब अपने कदमों को तेज़ कर गांव से बाहर के लिए निकलने लगता है कि अचानक से उसे महसूस होता है कि गांव के लोगों की आवाज़ आ रही है, जैसे गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। लेकिन जब विशाल ने गांव के चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, बस आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुन विशाल भागने लगता है। भागता हुआ विशाल रणथंभौर के गेट के पास पहुंचने वाला होता ही है कि तभी विशाल को अपने सामने एक आत्मा का झुंड दिखाई देता है। ये भयानक मंजर देख विशाल को ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर ज़मीन में धंसा दिए हों। विशाल अब अपने कदमों को हिला नहीं पा रहा था और जो आत्माओं का झुंड था वो ठीक विशाल के सामने था। उसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे शामिल थे जो खून से सने अपने बदन पे गोलियों के जख्म के निशान लिए हुए थे, जो लगातार विशाल को देखे जा रहे थे। कि तभी एक मधुर सी आवाज़ विशाल के कानों में पड़ती है। उस आवाज़ को सुन विशाल अब उस आवाज़ में मग्न हो गया था और हल्के कदमों के साथ उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। और वो आवाज़ जो गांव के अंदर से आ रही थी, आवाज़ का पीछा करते हुए विशाल अब वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। और कुछ ही देर में वो आवाज़ आना खुद ब खुद बंद हो जाती है। आवाज़ के जाने के बाद विशाल का सामना हकीकत से होता है। वो देखता है कि सैकड़ों लाशों के कंकाल ज़मीन पे बिखरे पड़े थे। ये देख विशाल की आंखें अब चुंधियाने लगी थीं और वह वहीं खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। 2 दिन बाद डॉक्टर, क्या ये कभी ठीक हो पाएगा? अरुण कहता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पागल खाने में बहुत से पागल हैं, लेकिन इनके जैसा नहीं। ये बहुत शांत रहते हैं, किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करते, बस बैठे बैठे एक ही बात दोहराते रहते हैं। मेरी किताब की कहानी रणथंभौर, सब मेरी गलती है। ना मैं विशाल से जिद करता और ना वो रणथंभौर जाता और ना वो पागल होता।